हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्प्लिट स्टडी चैनल में। आज के क्लास में हम लोग फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आपको पता होगा कि इसके पहले हम लोग टोटल 10 वीडियो बना चुके हैं फिजिक्स के लिए, जिसमें हम लोग 2024 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिटेल में एक्सप्लेन के साथ रिवीजन के साथ आपको बताया गया। आज हम लोग 2023 का जो पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका डिस्कशन करेंगे। चलिए चलते हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है, जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित हो रहा है 0.1, तो उसमें 0.1 सेकेंड में 5 एम्पियर से घट के कितना हो जा रहा है, तो 5 एम्पियर से घट के 2 एम्पियर हो जा रहा है। तो उसके बीच का जो विभवांतर उत्पन्न हुआ है, उस विभवांतर को अगर देखेंगे तो उस विभवांतर का मान कितना है, तो 50 वोल्ट है। तो औसत वोल्टेज जो दिया हुआ है, तो कुंडली का स्वप्रेरक तत्व क्या होगा बताया जाता है। पहले हम लोग अगर बात करेंगे कुंडली मतलब क्या कि परिनालिका का बात किया जाता है। यहाँ परिनालिका लगा रहता है। इसी परिनालिका को हम लोग क्या करते हैं, किसी बेटे से जोड़ देते हैं। बेटे से जोड़ने के बाद क्या होता है कि इसमें एक फ्लक्स उत्पन्न होता है। उसी फ्लक्स उत्पन्न होने के कारण इसमें एक विद्युत धारा भी परिवर्तन देखने को मिलता है। विद्युत धारा में भी अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये धारा है 0.1 सेकेंड में कितने में धारा, ये इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है। धारा में परिवर्तन करने के कारण इसमें एक विद्युत फ्लक्स उत्पन्न होता है। उससे विद्युत वाहक बल एक विद्युत वाहक बल का निर्माण होता है। धारा में परिवर्तन कर रहे 5 से 2 एम्पियर में चेंज कर रहे हैं, जिसके कारण इसमें एक विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन होगा। अब विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण उसमें एक क्या होगा, तो उसमें एक हम लोग को विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। वही जो विद्युत वाहक बल का मान होता है, तो उसका फार्मूला बताया जाता है, जिसको हम ई से दिखाते हैं, -L di/dt होता है। -L di/dt ये होता है धारा में परिवर्तन, ये होता है समय में परिवर्तन। अब यहाँ पर ये ई का मान दिया हुआ है, यही विद्युत वाहक बल होता है, विभवांतर होता है, तो ये 50 दिया हुआ है। एल का मान निकालना है, तो एल को ऐसे रख दें कि धारा में परिवर्तन कितने का हो रहा है, तो धारा में परिवर्तन कैसे लिखेगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो कैसे लिखेंगे 2 - 5 लिखेंगे। और इसमें समय कितना लग रहा है 0.1, तो 0.1 हो जाएगा। तो 50 बराबर -L इंटू ये बचेगा -3/0.1। और अभी तक ये माइनस खत्म हो जाएगा। बाकी इधर जो ये जो भाग में है इधर आ जाएगा तो गुना में, तो यहाँ बचेगा 3L। अब ये गुना होगा 50 में 0.1 से, तब 5 बचेगा, और 3 इधर क्या है गुना में, तो इधर भाग में आ जाएगा। तो यहाँ से एल का जो स्वप्रेरक तत्व एल को बोलते हैं, तो एल का जो मान निकल के आया वो कितना आया, 5/3 आया। अगर दशमलव में इसको चेंज करते हैं तो 3 एकम में को आ जाएगा, 2 बार में जाएगा तो 20 पर 0 बैठेगा, तो 2 पर 0 बैठेगा तो 20 हो जाएगा, तो 36 18 हो जाएगा, 6 मरतबे 7 मरतबे आएगा। इसका जो मात्रक होता है हेनरी एस से दिखाते हैं, तो एल का जो यहाँ से मान निकल के आ रहा है 1.67 निकल के आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बताया जाए द्वितीयक तरंगिकाओं का अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी। द्वितीय तरंगिका का अवधारणा हम लोग पढ़े भी थे, इसको डिटेल में भी हम लोग वहाँ पे पढ़े थे कि ये जो अवधारणा दिया गया था किसके द्वारा दिया गया था। ऑब्वियस है ये हाइगेंस का सिद्धांत हम लोग पढ़े थे। किसका सिद्धांत पढ़े थे, हाइगेंस का सिद्धांत पढ़े थे। उसी में ये देखने को हम लोग को मिला था। हाइगेंस का सिद्धांत का अगर बात करते हैं, तो हाइगेंस का सिद्धांत में क्या बताया गया कि जो तरंग होता है तो उसका जो गति होता है वो किस प्रकार का होता है। तो बेसिकली उन्होंने क्या बताए थे कि जो तरंग होता है
एक उसमें से तरंगाग निकलता है। कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे कोई सोर्स है तो सोर्स से ये बराबर दूरी पर जाने पर इसका तरंगदैर्घ्य जो होता है समान होता है और उसमें कोई अंतर नहीं आता। ये बराबर जब दूरी पर रहेगा तो अपने सोर्स से जब बराबर दूरी पर रहता है तो उसका जो तरंगाग मिलता है तो यहाँ पर एक प्राइमरी मिलता है, फिर यहाँ पर एक सेकेंडरी मिलता है। तो दोनों का जो इसमें का प्राइमरी और सेकेंडरी जो तरंगाग मिल रहा है दोनों का दूरी हमेशा क्या होना चाहिए समान होता है। ये किसके द्वारा बताया गया था? हाइगेंस सिद्धांत के द्वारा बताया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इन्हीं के द्वारा ये बताया गया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या अब यहाँ पर चर्चा किया जा रहा है फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के बारे में। बात किया जा रहा है फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव का। तो बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव क्या होता है तो उसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के बारे में। ये होता क्या है कि हम लोग दो इलेक्ट्रोड लेते हैं, दो इलेक्ट्रोड लेके इसको हम कोई एक सोर्स से जोड़ देते हैं, कोई एक विभवांतर से क्या करते हैं जोड़ देते हैं, कोई यहाँ पर एक विभवांतर दे देते हैं और इसको एक ग्लास के अंदर बंद कर देते हैं, कांच के अंदर बंद कर देते हैं। जो सोर्स होता है सोर्स में ध्यान दे कि जो सोर्स दे रहे यहाँ पे एक विभवांतर दे रहे तो ये पॉजिटिव वाला कि ये पॉजिटिव वाला ये डिसाइड करना होगा, ठीक है। तो ऐसा करते हैं तो अगर ये निगेटिव वाला है और ये पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव टर्मिनल जो होता है ये माइनस वाला ये प्लस वाला है। तो इसमें क्या किया जाता है जो माइनस वाला होता है उसके ऊपर सूर्य का प्रकाश डाला जाता है। क्या किया जाता है इसको पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। इसके ऊपर क्या किया जाता है सूर्य के प्रकाश डाला जाता है ये निगेटिव वाला टर्मिनल से, जिससे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन इससे उत्सर्जित हो जाता है। इससे क्या हो जाता है इस वाले इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है और ये इधर धन आवेश होने के कारण क्या होता है इलेक्ट्रॉन का गति इस ओर होने लगता है। तो इलेक्ट्रॉन का गति यहाँ पर देखने को मिलता है जिसके कारण इसमें से धारा प्रवाहित होने लगता है। तो इसी प्रभाव को हम लोग क्या कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के नाम से जानते हैं। विद्युत तो इसको फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के नाम से जानते हैं और इससे कारण क्या होता है इसमें धारा उत्पन्न होता है। बेसिकली ये जो धारा उत्पन्न होता है वो जो धारा होता है वो प्रकाश के क्या क्या चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो प्रकाश के सबसे पहले तो डिपेंडेंस का बात करें, ये स्वतंत्र का मतलब डिपेंडेंस का नहीं बात करें, स्वतंत्र मतलब क्या इससे पूरी तरह से मतलब खारिज हो, किसी पर डिपेंड ना करता हो। तो ये किस पर डिपेंड नहीं करता वो पूछ रहा है। तो पहले डिपेंड किस पर करता है तो इसके जो प्रकाश का तीव्रता होता है, तीव्रता का मतलब तो जितना ज़्यादा लाइट ग्लो करता है उसको हम लोग तीव्रता कहते हैं प्रकाश का, ठीक। तो प्रकाश का जितना ज़्यादा तीव्रता हो तो इस पर ये डिपेंड करता है। या इसके बीच का जो विभवांतर हम यहाँ पर लगा रहे हैं अगर इस विभवांतर ज़्यादा होगा तो यहाँ पर ज़्यादा विभवांतर होने के कारण यहाँ से इलेक्ट्रॉन उतना ही आसानी से क्या होगा निकलेगा। और यहाँ पे प्लस चार्ज ज़्यादा होगा, ऑब्वियस है कि यहाँ का विभवांतर ज़्यादा होगा, प्लस चार्ज इस पर ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन को अपने और ज़्यादा तेज़ी से खींचेगा, ठीक, जिसके कारण यहाँ पे क्या होगा धारा ज़्यादा प्रवाहित होगा। तो ये इस पर भी डिपेंड करता है। उत्सर्जक पदार्थ की प्रकृति कहने का मतलब ये जो पदार्थ लगाए यहाँ पर जो धातु का प्लेट लगाए हैं ये प्लेट पर भी डिपेंड करता है कि इससे कितना मात्रा में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होगा। कोई प्लेट से कम होगा कोई प्लेट से ज़्यादा होगा, इसलिए कि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग देखने को मिलता है। तो ये इस पर भी डिपेंड करेगा। तो ये किस पर डिपेंड नहीं करता है तो जो प्रकाश का आवृत्ति होता है उस पर डिपेंड नहीं करता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बात की जा रही है जो श्वेत प्रकाश होता है, श्वेत प्रकाश होता है दृश्य स्पेक्ट्रम हम लोग कहते हैं, तो उसको हम लोग श्वेत प्रकाश भी कहते हैं, जिससे हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो उसमें 7 कलर नजर आता है। इसके पहले भी हम चर्चा किए थे उसमें कितना कलर नजर आता है तो 7 कलर नजर आता है। तो उस 7 कलर में 7 कलर का बात करते हैं तो 7 कलर में किसका तरंगदैर्घ्य किसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है इस पर भी हम डिस्कस किए थे। अगर याद होगा
हम लोग सातों कलर अगर देखना रहता है अगर हम लोग का सातों कलर देखना रहता है तो क्या करते हैं, एक प्रिज्म में बनाते हैं। सातों कलर देखना रहता है तो एक हम क्या करते हैं, प्रिज्म में बनाते हैं। और इस प्रिज्म को क्या करते हैं, जब एक सफेद प्रकाश इससे गुजारते हैं, इस सफेद प्रकाश गुजारने से प्रकाश का अपवर्तन के कारण इसका क्या होने लगता है, ये फैलने लगता है। क्या होने लगता है, फैलने लगता है। इसको हम लोग वर्ण विक्षेपण के नाम से भी जानते हैं। इसको भी ध्यान में रखना है, इसको हम लोग वर्ण विक्षेपण के नाम से जानते हैं। इससे कितना कलर निकलता है, तो टोटल इससे 7 कलर निकलता है। टोटल इससे कितना कलर निकलता है, तो 7 कलरों का निर्माण होता है। सब कलर तो दिखा नहीं सकते, अलग अलग ऐसे ही कलर दिखा देते हैं। तो इससे 7 कलर बाहर निकलता है, इस बात को ध्यान में रखना है। जब इसको पर्दे पर हम लोग देखते हैं तो इसका 7 कलर नज़र आता है। तो पर्दे पर जब हम लोग इसको देखते हैं इसका 7 कलर नज़र आता है। जो सबसे ऊपर में होता है, इसको लिखे भी थे कि ऊपर वाला रेड होता है, उसके बाद क्या होता है, ऑरेंज होता है, ऑरेंज के बाद क्या होता है, येलो होता है, येलो के बाद क्या होता है, तो ग्रीन होता है, ग्रीन के बाद क्या होता है, तो ब्लू होता है, ब्लू के बाद क्या होता है, तो इंडिगो होता है, इंडिगो होता है, इंडिगो के बाद वायलेट होता है। तो अगर बात करेंगे इसमें सबसे ज़्यादा ये ऊपर वाला का रेट का लिखवा है ऑर्डर। अगर आप वीडियो नहीं देख रहे जरूर सबसे पहले वीडियो देख लीजिए। रेट का सबसे ज़्यादा होता है, इसके पहले का अगर वीडियो आप नहीं देखे हैं तो। ऑरेंज का उसके बाद आता है, तब जाके अगर रंग की बात करें सबसे ज़्यादा रेड का होता है। तो यहाँ पूछा है सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो लाल कलर का होता है, रेड का होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगर हम लोग अगला क्वेश्चन पर पहले आते हैं। यहाँ पे नाभिक का बात हो रहा है। नाभिक को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। बेसिकली न्यूक्लियस किसका बना हुआ रहता है, इसका चर्चा यहाँ पे हम लोग को करना है कि न्यूक्लियस जो होता है वो किस चीज़ों का बना रहता है। तब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले न्यूक्लियस आता कहाँ से है, ये नाभिक कहाँ से चर्चा में आ रहा है। तो ऑब्वियस है कि सबसे छोटा कण, किसी भी पदार्थ का, किसी भी तत्व का सबसे छोटा कण जो बोला जाता है वो क्या होता है, परमाणु होता है। क्या होता है, परमाणु होता है। और परमाणु में अलग अलग कक्ष बना रहता है। परमाणु में क्या होता है, अलग अलग कक्ष बना रहता है, जिसमें कौन मूव करता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन मूव करता है। कौन मूव करता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो परमाणु में अलग अलग कक्ष बना रहता है, जिस कक्षों में क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन मूव करते रहता है। इस कक्ष में क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन मूव करते रहता है। बात समझ में आया। इसके बीच में क्या होता है तो इसके बीच में जो होता है वो होता है नाभिक। इसके बीच में क्या होता है, तो वो होता है नाभिक। तो इसके बीच में नाभिक होता है। और नाभिक में तो ये जो कक्ष है, कक्ष में इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। और नाभिक में जो पाया जाता है, तो बेसिकली जो नाभिक होता है, तो उस नाभिक में क्या पाया जाता है, नाभिक में जो पाया जाता है वो होता है प्रोटॉन। और नाभिक में जो पाया जाता है वो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या पाया जाता है, प्रोटॉन पाया जाता है और न्यूट्रॉन पाया जाता है। ठीक है, नाभिक के अंदर क्या होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो अब ध्यान में रखना है कि यहाँ पे बाहर में जो होता है वो इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, और नाभिक के अंदर जो होता है वो क्या होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। बेसिकली बताया जाता है कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ये दोनों को मिलाकर हम लोग क्या करते हैं, परमाणु द्रव्यमान संख्या के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग दोनों को मिलाकर क्या करते हैं, द्रव्यमान संख्या। अब प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होता है तब, कब, जब कोई इस परमाणु पे कोई चार्ज नहीं होता है तब। तो उसके बारे में अगर क्वेश्चन आएगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी ध्यान में रखना है, जो नाभिक होता है, नाभिक किसका बना रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बना रहता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगर आप सच में वीडियो देख रहे हैं 1 बाई 1, तो आपको फिर किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं, इसलिए कि हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझा चुके हैं। बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम बोल सकते हैं। अगर इस क्वेश्चन का बात करेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि केवल धारिता युक्त प्रत्यावर्ती धारा। हम बहुत सारे सर्किट बताए थे जिसमें हम बताए थे कि अगर सिर्फ धारिता रहता है तो कलांतर कितना होता है। ये सब चीज़ें हम चर्चा कर चुके हैं। इसके पहले का वीडियो अगर नहीं देखे तो ज़रूर से ज़रूर जाकर देख ले, बहुत बेनिफिट करने वाला है आपको। तो इसके पहले हम चर्चा कर चुके हैं कि अगर परिपथ में केवल क्या रहता है, केवल प्रतिरोध रहता है, तो केवल प्रतिरोध रहता है, तो उस केस में जो कलांतर होता है वो कितना होता है, 0 होता है। ये सब चीज़ें चर्चा कर चुके हैं। अगर केवल बोलेगा प्रेरकत्व, क्या है, प्रेरकत्व होता है, और केवल प्रेरकत्व होता है तो उस केस में जो कलांतर होता है उसका मान कितना होता है, π/2 होता है। अगर केवल संधारित्र रहेगा, केवल यहाँ पर दिया भी है केवल धारिता, उसको हम लोग संधारित्र कहते हैं, तो केवल संधारित्र रहेगा, तो इस केस में जो कलांतर होता है वोल्टेज और किसके बीच में, तो वोल्टता और धारा के बीच का ये एंगल होता है। तो ये भी कितना होता है, π/2 ही होता है। अब यहाँ से कलांतर में अंतर आने लगता है जब एलर सर्किट रहता है। लेकिन ये 3 इंपॉर्टेंट पहले है, इसको सभी को ध्यान में रखना है। इस प्रकार से इसमें शक्ति गुणांक भी पूछा जाता है कभी कभी, कॉस फाई। तो अगर केवल प्रतिरोध रहेगा तो कॉस फाई का जो मान आता है कितना आता है, 1 आता है। तो इसको शक्ति गुणांक के नाम से हम लोग जानते हैं, इसको हम शक्ति गुणांक कहते हैं। इसमें शक्ति गुणांक ऑब्वियस है, कॉस फाई π/2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। और इसका शक्ति गुणांक का बात करेंगे तो इसका शक्ति गुणांक कितना होता है, इसका भी 0 होता है। तो कभी कभी शक्ति गुणांक भी पूछा जाता है। तो कलांतर पूछेगा या शक्ति गुणांक पूछेगा, इस तरह से ये 6 क्वेश्चन बनता है एक क्वेश्चन से। इसके पहले भी इसको चर्चा हम किए हुए हैं, सभी को ध्यान से समझे कि इसको शक्ति गुणांक कहते हैं। तो शक्ति गुणांक का मान 1 होगा, केवल प्रतिरोध के लिए, प्रेरकत्व के लिए 0 होगा, और केवल संधारित्र के लिए 0 होगा। कलांतर का बात करना, कलांतर यहाँ पर लिख दिए। तो यहाँ पर बात किया जा रहा है किसके लिए, धारिता के लिए। धारिता के लिए जो कलांतर होता है कितना होता है, π/2 होता है, मतलब 90 डिग्री। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी मैजिकल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अब बात किया जा रहा है यहाँ पे कि इसमें से ये विद्युत चुंबकीय विकिरण को दिया हुआ है, बहुत सारा विद्युत चुंबकीय विकिरण दिया हुआ है। इसमें से पूछ रहा है किसका तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है, किसका सबसे कम होता है। तो ये एक हम टेबल ही लिखवाए थे, क्या किए थे, एक टेबल लिखवाए थे। इसमें सारा का तरंगदैर्घ्य हम लिखवा दिए थे, किसका ज़्यादा होता है किसका कम होता है। तो यहाँ पे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का बात करते हैं, तो एक टेबल के द्वारा बताया गया था कि किसका सबसे ज़्यादा होता है किसका कम होता है। पहले कौन कौन सा विकिरण होता है उसका पहले एक बार नाम लिखते हैं हम। कौन कौन सा विकिरण होता है, तो गामा किरण बोलते हैं, गामा को हम लेमडा से दिखाते हैं, या ठीक है इसको, हाँ लेमडा से ही दिखाते हैं। एक्स रे बोलते हैं, या गामा किरण भी बोलते हैं, इसको एक्स रे कहते हैं, या हिंदी में क्या कहते हैं, गामा किरण के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है ये वाई, गामा किरण है, एक्स रे नहीं है, ये गामा रे है। उसके बाद आता है एक्स रे, उसके बाद क्या आता है, एक्स रे आएगा, एक्स रे किरण, जिसको हम लोग हिंदी में भी एक्स किरण कहते हैं। उसके बाद आएगा पाराबैंगनी किरणें, उसके बाद क्या आता है, पाराबैंगनी किरणें, पाराबैंगनी विकिरण।
अगर इंग्लिश में नाम लिखना चाहते तो इसको अल्ट्रा वायलेट रे कहते हैं। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के नाम से जानते हैं। उसके बाद आता है दृश्य प्रकाश, जिससे हम लोग कोई वस्तु को देखते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं विजिबल लाइट। ठीक है। उसके बाद आता है अवरक्त विकिरण। अवरक्त विकिरण आता है, जो इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो इसको इंफ्रारेड कहते हैं। इंफ्रारेड रेडिएशन के नाम से जानते हैं। उसके बाद आता है लघु रेडियो तरंग। लघु रेडियो तरंग। उसके बाद आता है टेलीविजन। टेलीविजन तथा एफएम रेडियो, ये एक ही साथ आता है। उसके बाद आता है एएम रेडियो। उसके बाद क्या आता है? एएम रेडियो। सबसे लास्ट में आता है दीर्घ रेडियो तरंग। सबसे लास्ट में कौन आता है? नीचे थोड़ा छोटा करके लिख देते हैं, दीर्घ रेडियो तरंग। ठीक है। इतना प्रकार के हम लोग को विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है। अब ध्यान में क्या रखना है? ध्यान में ये रखना है कि ऊपर की ओर तरंगदैर्घ्य कम होता है, ऊपर वाला का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। अगर तरंगदैर्घ्य के साथ बात करेंगे तो ऊपर से नीचे क्या होता है? बढ़ता है। तीर का निशान से ध्यान में रखना है। तरंगदैर्घ्य का बात करेंगे तो ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? ये बढ़ता है। ये क्या होता है? बढ़ता है। कौन? यहाँ पर लिख देते हैं तरंगदैर्घ्य। कौन बढ़ता है? तरंगदैर्घ्य जो होता है बढ़ता है। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं। तो वेवलेंथ जो होता है वो बढ़ता है ऊपर से नीचे जाने पर। ठीक है। दूसरा आता है कि आवृत्ति। आवृत्ति जो है नीचे से अगर ऊपर जाते हैं तो बढ़ता है, मतलब ऊपर वाला का आवृत्ति सबसे ज़्यादा होता है। आवृत्ति का बात करेंगे तो आवृत्ति जो होता है नीचे वाला का सबसे कम होता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है। इंग्लिश में हम लोग फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं। तो आवृत्ति जो होता है ये बढ़ता है ऊपर की ओर, और जो तरंगदैर्घ्य होता है वो घटता है। कहने का मतलब ये है कि नीचे की ओर बढ़ता है, ऊपर सबसे कम होता है। तो ये तीर का निशान से ध्यान में रखना है कि कौन ज़्यादा होता है, कौन कम होता है। तरंगदैर्घ्य का बात करेंगे तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य यहाँ पर किसका? तरंगदैर्घ्य का ही बात हो रहा है। न्यूनतम किसका होता है? तो सबसे कम ये ऊपर वाला का होता है, उसके बाद नीचे। तो गामा का सबसे कम होता है, उसके बाद एक्सरे का होता है। गामा इसमें ऑप्शन में है तो हाँ है, तो गामा किरण है ऑप्शन में, तो यही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नीचे की ओर जाएंगे तो तरंगदैर्घ्य क्या होगा? बढ़ेगा। वही आवृत्ति पूछता। तो अब ये चीज़ें याद होना चाहिए कि कौन किसके बाद आता है। गामा, एक्सरे, पराबैंगनी, दृश्य प्रकाश, अवरक्त विकिरण, रेडियो, लघु रेडियो तरंग, टेलीविजन तथा एफएम रेडियो, एफएम एएम रेडियो, उसके बाद दीर्घ रेडियो तरंग होता है। तो ये सारे लाइन बाय लाइन ध्यान में रखना है। और भी ध्यान में रखना, ऊपर से नीचे की ओर क्या होता है? बढ़ते जाता है। कौन? वेवलेंथ। और नीचे से ऊपर की ओर क्या होता है? तो आवृत्ति क्या होता है? बढ़ता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ता है। तो अगर पूछता कि वही कि न्यूनतम आवृत्ति किसका होता था, न्यूनतम सब आवृत्ति का यूज करता था, नीचे वाला हो जाता है दीर्घ रेडियो तरंग का हो जाता है। ठीक। लेकिन इसमें ऐसा नहीं पूछा है। अगर अधिकतम आवृत्ति पूछता तो यही आंसर होता है गामा किरण। यहाँ पर न्यूनतम तरंगदैर्घ्य पूछा है तो न्यूनतम किसका होता है? तो गामा किरण का होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो ऑप्शन होगा ऑप्शन डी तक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं यहाँ से फिर से एक क्वेश्चन दे दिया बाइनरी से डेसिमल। इसके पहले भी आया था, अभी भी फिर आ गया कि बाइनरी से क्या करना है? डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है। डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है। इसके पहले भी इसको आप चर्चा कर चुके हैं। अब बोले थे कि हर एक साल आता है, जो बोल दिए वो हमेशा आते रहेगा, इसलिए उसको निकालने सभी को आना ही चाहिए। उसको निकालने सभी को आना ही चाहिए किसी भी तरीक़ा से। तो बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए, निकालने के लिए क्या किया जाता है? तो हम लोग कुछ नहीं करते हैं,
इसमें क्या करते हैं, 2 से भाग करते जाते हैं। शेषफल को नीचे लिखते हैं, भागफल को नीचे लिखते हैं, शेषफल को यहाँ पर आगे में लिखते हैं। तो भागफल कितना बार में, 12 बार में जाएगा, 12 दूना के 24, शेषफल बच जाएगा 1, तो 1 यहाँ पर लिख देना है। फिर 2 से भाग करेंगे, ये 6 बार में आएगा, शेषफल कुछ नहीं बचे तो 0 हो जाएगा। फिर 2 से भाग करेंगे तो ये 3 बार में जाएगा, फिर शेषफल कुछ नहीं बचे तो 0 लिख देंगे। फिर भाग करेंगे 2 से तो ये 1 ही बार में जाएगा, शेषफल 1 बच जाएगा। जैसे ही नीचे में 1 आ गया उतना ही पर क्या कर देना है, रोक देना है। और नीचे से ऊपर की ओर लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है, नीचे से ऊपर की ओर। तो 25 जो है डेसिमल में है, तो 25 के नीचे से 10 लिख दिया जाता है। और ये बाइनरी में लिखना है तो नीचे से ऊपर की ओर लिखना है, तो 1 1 0 0 1, और नीचे में यहाँ पर क्या लगा देना है, 2 लगा देना है। तो यही हो गया 25 का बाइनरी नंबर। तो 25 का बाइनरी नंबर ऑप्शन आप मैच कर सकते हैं 11001, 11001। तो ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ये निकालने सभी को आना चाहिए, ठीक। इसी तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करेंगे। हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।